नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। नाम है वेव राइडर लॉर्नोग्राफी। सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है ना। सीखना, वो भी समंदर की लहरों से। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। और ये सारी बातें जो हम आज करने वाले हैं वो आ रही हैं शिव नारायण के टैक्सीला पेज साइट पर छपे एक लेख से, जिसका शीर्षक है लर्निंग थ्रू द वेव्स, मोटर साइंस टू राइड द वेव्स ऑफ नॉलेज ट्रांसफर। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये सर्फिंग के अनुभव से सीखने का क्या लेना देना है, मोटर विज्ञान इसमें कहाँ फिट होता है और कैसे छोटे छोटे हुनर मिलकर एक बड़ी महारत बन जाते हैं। सही बात है। आमतौर पे तो हम सीखने को क्लासरूम या किताबों से ही जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि समंदर की लहरों पर संतुलन बनाना, जो एक खेल लगता है, वो असल में सीखने की एक प्रयोगशाला हो सकती है, जहां समंदर ही एक तरह से गुरु बन जाए। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये वेव राइडर लर्नोग्राफी, ये पारंपरिक तरीकों से अलग कैसे है, क्या खास है इसमें? हाँ देखिए, ये उन तरीकों से काफी अलग है जहाँ हम सिर्फ सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। ये लर्नोग्राफी और मोटर विज्ञान के जो नए सिद्धांत उभर रहे हैं उन पर आधारित है। इसमें सीखना सीधे अपने माहौल से होता है, मतलब भौतिक वातावरण से, खासकर जब वो माहौल गतिशील हो, लगातार बदल रहा हो, जैसे समंदर की लहरें, उसके साथ सीधे इंटरैक्शन से। यहाँ समंदर सिर्फ पानी नहीं है, वो ज्ञान देने का एक सक्रिय माध्यम बन जाता है। सक्रिय माध्यम, अच्छा। और सर्फिंग को भी सिर्फ एक एडवेंचर स्पॉट समझना शायद पूरी बात नहीं होगी। ये असल में दिमाग और शरीर का एक मिला जुला काफी जटिल काम है। मतलब सर्फर को लगातार बदलते माहौल यानी लहरों के मिजाज को समझना होता है, अंदाजा लगाना होता है और फिर तुरंत प्रतिक्रिया भी देनी होती है। दिमाग, शरीर, बर्ताव सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो ये सीधे अनुभव से सीखना हुआ। लेख में दो खास शब्दों का जिक्र है, डिफरेंशियल लर्नोग्राफी और इंटीग्रल लर्नोग्राफी। सर्फिंग के इस पूरे अनुभव में ये कैसे काम करते हैं, मतलब शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जब कोई सीखना शुरू करता है तो वो डिफरेंशियल लर्नोग्राफी के दौर से गुजरता है। इसका मतलब है कि सर्फिंग जैसा जो जटिल काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। जैसे कि बोट पर संतुलन कैसे बनाना है, पैडलिंग कैसे करनी है, पैरों को कहाँ रखना है, कौन सी लहर चुननी है, शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कैसे संभालना है, लहर पर उठते वक्त जिसे टेक ऑफ कहते हैं उसका सही एंगल क्या हो, बोट सीधा कैसे रखे, वगैरह वगैरह, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा। तो दिमाग इन हर छोटे कौशल, जिन्हें लेख में माइक्रो स्किल कहा गया है, उनका अलग अलग अभ्यास करता है। और हर माइक्रो स्किल के लिए दिमाग में एक तरह का, कह सकते, खाका या नक्शा बनाता है। स्रोत इसे ब्रेन पेज कहता है। ब्रेन पेज, ये क्या चीज है? हाँ, ब्रेन पेज मतलब ये दिमाग में बनी उस स्किल और उससे जुड़े ज्ञान की न्यूरोकॉग्निटिव मैपिंग है, एक तरह से दिमाग में उसकी छाप बन जाना। और क्योंकि दिमाग हिस्सों में सीख रहा है, इसे डिफरेंशियल मोड कहते हैं। इस वक्त सीखने वाला पूरी लहर पर सवारी नहीं कर रहा, बल्कि वो सवारी के लिए जरूरी पुर्जे तैयार कर रहा है। मतलब जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय क्लच, गियर, स्टीयरिंग, इन सब पर अलग अलग फोकस करना पड़ता है पहले। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम वही बात है। तो फिर इंटीग्रल सर्फिंग मोनोग्राफी कब आती है, तब ये सारे पुर्जे जुड़ जाते हैं? हाँ बिल्कुल, असली महारत जिसे इंटीग्रल सर्फिंग मोनोग्राफी कहा गया है वो तब हासिल होती है जब ये सारे अलग अलग सीखे हुए हिस्से वो मिलकर एक सहज, बिना सोचे समझे होने वाली क्रिया बन जाते हैं। इस लेवल पर पहुंचकर सर्फर को होशपूर्वक ये नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा अब संतुलन बनाना है, या अब वजन इधर डालना है, या पैडल अब करना है। सब कुछ अपने आप एक लय में, एक ही मोटर क्रम में होता जाता है, बिल्कुल फ्लो में। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे शरीर लहर के साथ एकदम सिंक हो गया हो और सर्फ बोर्ड शरीर का ही एक बढ़ाया हुआ हिस्सा बन गया हो। यहाँ सर्फर और लहर के बीच की जो बातचीत है वो सचेत सोच विचार से आगे निकल जाती है। वाह! ये बिल्कुल वैसा है जैसे टुकड़ों से जुड़कर एक पूरी तस्वीर बन जाती है। अलग अलग हिस्सों से एकता तक पहुंचना, सोचने से करने तक का सफर। और इस पड़ाव पर लहर सिर्फ एक चुनौती नहीं रहती, बल्कि वो एक साथी जैसी बन जाती है जो सर्फर के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद करती है। वाह! ये सोचना ही कमाल का है कि दिमाग कैसे ये छलांग लगाता है, अलग अलग हिस्सों को सांधने से लेकर उन्हें एक बहाव में पिरोने तक।
इसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है? असल में ये कमाल होता है बार बार अभ्यास करने से, दोहराव से और धीरे धीरे उस क्रिया के स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक हो जाने से। स्रोत बताता है कि इस प्रक्रिया में दिमाग के कई हिस्से बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? जैसे सेरेबेलम जो हमारे शरीर का संतुलन साधता है और मूवमेंट्स में तालमेल बैठाता है, फिर मोटर कॉर्टेक्स जो हमारी हरकतों की योजना बनाता है और उन्हें करवाता है, वेस्टिब्यूलर सिस्टम जिससे हमें संतुलन और दिशा का एहसास होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सर्किट जिससे पता चलता है कि हमारे हाथ पैर कहाँ हैं, शरीर किस पोजीशन में है, और इन सब से जो जानकारी आ रही है उसको सक्रिय रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया। अच्छा, ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये सब मिलके काम करते हैं, तभी ये बदलाव मुमकिन हो पाता है। तो एक तरह से सर्फिंग करते हुए आप असल में न्यूरोसाइंस को एक्शन में देख रहे होते हैं कि इंसान की मोटर इंटेलिजेंस कैसे बनती है। कमाल है। तो ये सब बिना बोले हो रहा है, शरीर और दिमाग के लेवल पर। हाँ। लेख में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, वस्तु भाषा। हाँ। ये क्या भला है? क्या लहरें और सर्फबोर्ड भी बातें करते हैं? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का मतलब है बिना शब्दों के संवेदी संकेतों के जरिए होने वाला संवाद। ये सर्फबोर्ड और लहर के बीच होता है, गति के जरिए, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के जरिए, सतह पर होने वाली हलचल के जरिए और आसपास के पैटर्न के जरिए। अच्छा। ये चीजों की अपनी भाषा है, सर्फबोर्ड की, लहरों की और शरीर की हरकतों की भी। सर्फर क्या करता है? वो लहर के संकेतों को देखकर, महसूस करके और बोर्ड कैसे हिल रहा है उससे पढ़ता है। कैसे? जैसे लहर अपने आकार, रफ्तार और ताकत से कुछ बता रही होती है। सर्फबोर्ड सर्फर के दबाव और पोजीशन पर प्रतिक्रिया देता है, जिससे सर्फर को पता चलता है कि वो क्या सही कर रहा है या क्या गलत। तो सर्फर इन संकेतों को आंखों से देखकर, शरीर पर पड़ने वाले तनाव से और बोर्ड की चाल से समझता है। ये तिकड़ी, सर्फर, बोर्ड और लहर, इनके बीच लगातार रियल टाइम में जानकारी का लेन देन होता रहता है। यहाँ सीखना कुछ समझाया जाने से नहीं होता, बल्कि सीधे करने से, फिर उसमें सुधार करने और प्रतिक्रिया देने से होता है। यही लर्नोग्राफी का मूल है। अच्छा, मतलब माहौल खुद ही सिखा रहा है बिना कुछ कहे। दिलचस्प। और इसी माहौल से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, स्रोत कहता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखने पर कैसे असर डालता है? हाँ, रिएक्टेंस, इसका सीधा मतलब है माहौल से मिलने वाला प्रतिरोध, प्रतिक्रिया या कह लें चुनौती। लेख के मुताबिक लहरें लगातार गड़बड़ी या बाधाएं, डिस्टर्बेंसेस पैदा करती हैं। कोई लहर ऊंची है, कोई तेज, किसी की दिशा अलग है, किसी में ताकत ज्यादा है। हर लहर अपने आप में अलग है। और यही गड़बड़ी या चुनौती ये सीखने को बेहतर बनाती है, उसे रोकती नहीं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए बड़ी, तेज या अचानक आने वाली लहरें हैं, वो हाई रिएक्टेंस यानी ज्यादा चुनौती पैदा करती हैं। ऐसी लहरें सर्फर को मजबूर करती हैं कि वो तुरंत और एकदम सटीक प्रतिक्रिया दे, मजबूत मोटर कंट्रोल दिखाए, हिम्मत रखे और फौरन फैसला ले। हाँ, ये तो है। इससे क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया और गहरी होती है। शरीर और दिमाग बदलते हालात के लिए ढलना सीखते हैं, जिसे अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। और सर्फर नई तकनीकें भी इजाद कर सकता है। दूसरी तरफ जो छोटी शांत लहरें हैं, वो लो रिएक्टेंस यानी कम चुनौती देती हैं। हाँ। तो वो बुनियादी हुनर को और पक्का करने और मूवमेंट्स को स्मूथ बनाने का मौका देती हैं। तो मतलब ये हुआ कि चुनौती जितनी बड़ी, सीख उतनी गहरी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा चुनौती सीखने वाले का हौसला ही तोड़ दे शुरू में ही? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इस पहलू पर सीधे तौर पर तो ज्यादा नहीं कहता, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि रिएक्टेंस ही अनुकूलन सीखने, अडैप्टिव लर्निंग की जननी है। सिद्धांत ये है कि ज्यादा रिएक्टेंस मोटर ज्ञान और प्रक्रियात्मक स्मृति बनाती है। वही मोटर ब्रेन पैच जिसकी हमने बात की थी। दिमाग को प्रतिक्रिया देने और खुद को एडजस्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग के बदलने की क्षमता, लचीलापन और व्यवहार में सटीकता बढ़ती है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में ज्यादा रिएक्टेंस डरा सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसी से महारत हासिल होती है। शायद ये संतुलन साधने की बात है। चुनौती इतनी हो कि वो प्रेरित करे, पर इतनी भी ना हो कि पूरी तरह हताश कर दे। समझ गया। तो ये रिएक्टेंस ही है जो उस ब्रेन पेज को बनाने और मजबूत करने में मदद करता है, जिसकी बात हम कर रहे थे। जरा इस मोटर विज्ञान वाले पहलू पर और बात करते हैं। ये ब्रेन पेज असल में बनता कैसे है सर्फिंग के दौरान?
हाँ, जैसे हमने अभी बात की, लहरें लगातार फीडबैक दे रही हैं, है ना? तो सर्फर को हर पल अपने संतुलन, अपनी मुद्रा यानी पोस्चर और अपनी गति में बदलाव करना पड़ता है। ये असल में मोटर लर्निंग का एक बहुत ही एडवांस्ड रूप है। हाँ, दिमाग के वही हिस्से, सेरिबेलम, मोटर कॉर्टेक्स, वेस्टिब्युलर सिस्टम, ये सब मिलकर तालमेल बिठाते हैं और प्रक्रियात्मक स्मृति बनाते हैं। मतलब वो याददाश्त जो हमें बताती कि कोई काम कैसे करना है बिना सोचे। ठीक है। तो हर बार जब सरफेस सर्फिंग करता है, हर बार जब वो गिरता है, हर बार जब वो संतुलन सुधारता है, ये सब उसके ब्रेनेज को बना रहा होता है और मजबूत कर रहा होता है। हाँ, ये मोटर ज्ञान का एक तरह का न्यूरल ब्लूप्रिंट है जो भविष्य में उसकी हरकतों का मार्गदर्शन करता है। बी, जब कोई नई या बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड लहर सामने आ जाए, हर छोटे छोटे समायोजन जैसे पोस्चर बदलना, वजन को शिफ्ट करना, हाथों से कितना दबाव डालना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, कूल्हे और घुटने का कोण क्या रखना है, ये सब दिमाग में बने ब्रेन पेज नक्शों और मॉड्यूल्स को पक्का करते जाते हैं। ये सब सुन के मुझे लग रहा है कि सर्फिंग सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें बहुत कुछ दिमागी और भावनात्मक भी जुड़ा है। लेख भी सर्फिंग और जीवन की चुनौतियों के बीच कुछ दिलचस्प समानताएं बताता है। वो क्या हैं? बिल्कुल सही। स्रोत तो साफ कहता है कि सर्फिंग जीवन का ही एक रूपक है, एक मेटाफर। अच्छा। हर लहर जीवन में आने वाली किसी न किसी चुनौती जैसी है, चाहे वो कुछ नया सीखने की मुश्किल हो या कोई भावनात्मक उथल-पुथल, असफलता हो या फिर सफलता। हमारे काम का तनाव, सेहत की परेशानियां, पैसे की दिक्कतें, रिश्तों में उतार चढ़ाव, ये सब जीवन की लहरें तो हैं एक तरह से। हाँ, बात तो सही है। और जैसे सर्फिंग में कामयाबी लचीलेपन मतलब रिजिलियंस, संतुलन और बदलते हालात के अनुसार ढलने यानी अडैप्टेशन से मिलती है, वैसे ही जीवन में भी सफर गिरकर उठना सीखते हैं, लहरों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। ठीक उसी तरह हम भी जीवन में असफलताओं का सामना करना सीखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। और बात सिर्फ शारीरिक नियंत्रण की नहीं है। सर्फिंग आपको मानसिक रूप से फोकस रहना सिखाती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है, हाँ। और अनिश्चितता के बीच भी आत्मविश्वास बनाए रखना सिखाती है। ये तो बहुत जरूरी गुण है। बिल्कुल, ये सारे गुण जीवन जीने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। सर्फर जोखिम उठाते हैं, वो जानबूझकर अनिश्चित और कभी-कभी खतरनाक स्थितियों में जाते हैं। हम सब भी जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया न केवल शारीरिक महारत को जन्म देती है, बल्कि मानसिक मजबूती और समय के साथ एक लय में बहने की गहरी समझ भी विकसित करती है। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस वेव राइडर लर्नोग्राफी के अध्ययन से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या हैं वो अहम नुक्ते जो हमें समझने चाहिए? हाँ, स्रोत से कई अहम बातें सामने आती हैं। मैं उन्हें कुछ मुख्य विचारों में समेटने की कोशिश करती हूँ। पहला, सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। सर्फिंग ये दिखाती है कि सीखना एक शारीरिक अनुभव है। हमारा शरीर, दिमाग और माहौल यानी लहरें, बोर्ड, ये सब मिलकर सीखते हैं। ये एम्बॉडीड इंटेलिजेंस या शारीरिक बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ समझ सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि करने और महसूस करने से पैदा होती है। सही। दूसरा, अनुभव और प्रतिक्रिया ही असली शिक्षक है। यहाँ ज्ञान किताबों या निर्देशों से नहीं आता, बल्कि लहरों के साथ सीधे संपर्क से, उनसे मिलने वाली रियल टाइम प्रतिक्रिया से और उसके अनुसार खुद को ढालने से आता है। समुद्र एक जीवित कक्षा बन जाता है। जीवित कक्षा, वाह। तीसरा, चुनौती यानी रिएक्टेंस विकास के लिए जरूरी है। लहरों से मिलने वाली चुनौती सीखने की गहराई और अनुकूलन क्षमता को सीधे तौर पे बढ़ाती है। यह हमें बताती है कि मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करना हमें मजबूत बनाता है। बिल्कुल। चौथा, महारत टुकड़ों से जुड़कर बनती है। सीखना छोटे छोटे हिस्सों यानी डिफरेंशियल लर्नोग्राफी से शुरू होकर एक सहज प्रवाह या इंटीग्रल लर्नोग्राफी तक पहुंचता है। ये ब्रेन पेज बनने की प्रक्रिया है जहां मोटर विज्ञान और प्रक्रियात्मक स्मृति काम करती है। ठीक है। पांचवा, बिना शब्दों का संवाद, वो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज बहुत अहम है। सर्फर, बोर्ड और लहर के बीच का वो अशाब्दिक संवाद सीखने का एक शक्तिशाली जरिया है। हमें अपने माहौल के संकेतों को पढ़ना सीखना चाहिए। और छठा, जीवन एक सर्फिंग सत्र जैसा है।
सर्फिंग का अनुभव हमें जीवन की अनिश्चितताओं, दबाव, असफलता और सफलता का सामना करने के लिए लचीलापन, संतुलन और मानसिक मजबूती सिखाता है। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और ये सिद्धांत सिर्फ सर्फिंग तक ही सीमित नहीं है। घुड़सवारी, बाइक चलाना या कोई भी ऐसा हुनर जहां शरीर, दिमाग और माहौल का तालमेल जरूरी है, वहां ये लागू होते हैं। इन निष्कर्षों का इस्तेमाल खेल की ट्रेनिंग से लेकर बच्चों के विकास, मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी और यहाँ तक कि शिक्षा के नए मॉडल बनाने में भी किया जा सकता है। अच्छा, ऐसे मॉडल जो अनुभव पर, शारीरिक जुड़ाव पर और रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दें। तो कुल मिलाकर ये वेव राइडर लॉनोग्राफी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और सीखना वो सिर्फ चार दीवारी में बंद नहीं है। बिल्कुल, अक्सर असली ज्ञान और गहरी समझ गति में मिलती है, चुनौती में मिलती है और प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव में मिलती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की बदलती अनिश्चित लहरों पर कैसे टिके रहना है, कैसे संतुलन साधना है और कैसे कौशल और लचीलेपन के साथ उनकी सवारी करनी है। जैसा स्रोत कहता है, ये ज्ञान अक्सर पसीना बहाकर कमाया जाता है, महसूस किया जाता है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। लेख कुछ कदम भी सुझाता है जिन्हें अपनाया जा सकता है, जैसे सीखने की पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर सक्रिय रूप से अनुभव की लहरों पर सवारी करना, अपने जीवन में भी लर्नोग्राफी के सिद्धांतों को उतारना, मतलब करके सीखना, फीडबैक लेना और खुद को बेहतर बनाना। सही। चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना, अपने आसपास के माहौल की ऑब्जेक्ट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना और सबसे जरूरी, एक आजीवन सीखने वाला राइडर बने रहना, चाहे समंदर की लहरें हों या जीवन की, गिरना, उठना और फिर सवारी करना। हाँ, और एक आखिरी सवाल जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। जैसे एक सर्फर लहरों की अप्रत्याशित, कभी-कभी डरावनी प्रकृति को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक मौका मानता है, क्या हम भी अपने जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं और चुनौतियों को सिर्फ रुकावटें न मानकर अपने विकास के अवसर के रूप में देख सकते हैं? यस, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उन हाई रिएक्टेंस वाली स्थितियों को कैसे पहचानें? वो पल जो हमें चुनौती देते हैं, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, और फिर उनका इस्तेमाल अपने हुनर, अपने लचीलेपन और अंततः अपनी महारत को बढ़ाने के लिए कैसे करें? बजाय उनसे कतराने के, क्या हम उन्हें गले लगा सकते हैं जैसे सर्फर आने वाली लहर को गले लगाता है? वाकई एक बहुत गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ दिया आपने।